बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स है लीनियर अलजब्रा। इसका कोड है MTH424 और इसकी बुक है मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ। इसके चैप्टर नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। हमारी आउटलाइन में ये कंटेंट्स जिस तरह दिए हुए हैं हम उस तरतीब को फॉलो नहीं करेंगे। हमारी बुक में जिस तरह से ये हैं हम उस तरतीब को फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स से। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? डेफिनेशन हम आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। लेट एफ डिनोट द फील्ड ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स। फील्ड की डेफिनेशन हम लोग जब कॉलेज के अंदर क्लासेस ले रहे थे तो हमने डिटेल से डिस्कस की थी कि फ़ील्ड क्या होता है, तो आपको फील्ड का पता है। अब फील्ड हमारे पास स्पेसिफिक या रियल हो सकता है या फिर कम्प्लेक्स हो सकता है। तो एफ़ जो है वो यहाँ रियल है या कम्प्लेक्स है। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ MN एलिमेंट्स AIJ बिलोंग्स टू फील्ड या फ्रॉम द फील्ड arranged in M rows and N columns and enclosed by square brackets such as। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी पहली रो देखते हैं वो है A11 A12 एंड सो ऑन A1J A1N। अब आप गौर करें कि जो इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, सबस्क्रिप्ट्स में 2 इंडेक्स दिए हुए हैं, इनमें से जो चेंज नहीं हो रहा वो पहला वाला है। यहाँ भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है एंड सो ऑन 1। तो 1 का मतलब है 1 रो, फर्स्ट रो। उसके बाद हमारे पास सेकंड रो है 2 1 2 2 2J एंड अप टू सो ऑन 2N। ये हमारे पास सेकंड रो है। ये फिर उसके बाद ith रो है एंड सो ऑन mth रो है। हमने कहा था अरेंज इन M रोज, तो हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन कितनी रोज़ हैं? M रोज़ हैं। जो हॉरिजॉन्टल में एंट्रीज दी होती हैं उनको बोलते हैं हम रोज़। एंड N कॉलम्स, हमारे पास ये पहला कॉलम है। जैसे यहाँ पे आप गौर करें क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही, तो जो आपका सेकेंड इंडेक्स है सबस्क्रिप्ट में वो चेंज नहीं हो रहा, 1 1 1 1। तो जो हमारा सेकंड इंडेक्स है इसका मतलब है वो हमारा कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, उसके बाद ये जेथ कॉलम है और एंड सो ऑन nth कॉलम है। हमारे पास M रोज़ हैं, 1 2 3 सो ऑन M रोज़ हैं और 1 2 3 सो ऑन N कॉलम्स हैं। तो MN एलिमेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास अगर सपोज 1 2 3 रोज़ होती और 1 2 3 4 4 कॉलम्स होते, तो ये 3 4 12 एलिमेंट्स होते इस मैट्रिक्स के अंदर। इस तरह इस मैट्रिक्स में जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? MN एलिमेंट्स हैं, यानी M टाइम्स N इज कॉल्ड एन M क्रॉस N मैट्रिक्स या M बाई N मैट्रिक्स ओवर द फील्ड। ओवर द फील्ड का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं वो फील्ड में से होंगी। अब फील्ड जब हम रियल को स्पेसिफाई करेंगे तो इसमें सारी की सारी एंट्रीज़ रियल होंगी, और अगर हम कम्प्लेक्स स्पेसिफाई कर देंगे तो इसमें सारी एंट्रीज़ कम्प्लेक्स होंगी। दूसरी बात यह है कि मैट्रिसेस को हम आम तौर पर किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज़ हम जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल A से डिनोट किया हुआ है इस मैट्रिक्स को, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है कि हमने इसको हमेशा कैपिटल से ही डिनोट करना है। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली डेजिग्नेटेड। आम तौर पर हम इसको कैपिटल से डिनोट करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। आप देखिएगा अगले चैप्टर्स में हम इसको स्मॉल लेटर से भी डिनोट करेंगे। ये बात आपको समझ आ गई कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ हैं वो रोज़ हैं और जो वर्टिकल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास कॉलम्स हैं। तो हमारे पास इसमें M रोज़ हैं और N कॉलम्स हैं। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं हम? नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास M बाई N मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ M है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स N है। तो ये इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा? M बाई N। सपोज़ हमारे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हों और 3 कॉलम्स हों, तो हमारे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा 2/3। ऑर्डर की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है हमारे पास कि हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स में M रोज़ हों और N कॉलम्स हों तो हम A को कहते हैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी M और N अगर डिफरेंट हो, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट हों, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी M और N इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर N। हम फिर उसको N बाई N नहीं कहेंगे, जस्ट N कह देंगे, उससे पता चल जाएगा कि उसमें N रोज़ हैं और N ही कॉलम्स हैं। अगली डेफिनेशन हमारे पास है रो मैट्रिक्स की।
और अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में जस्ट एक ही रो हो, जैसे आपको नज़र आ रही है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा हमारे पास 1/n। आपको याद है होगा कि पहले नंबर पे जो हम जिसको मेंशन करते हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ होता है और दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है। तो हमारे पास रोज़ जस्ट 1 रो है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ये रो मैट्रिक्स है। यहाँ पे वेक्टर क्यों लिखा हुआ है ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम जस्ट एक ही हो, सिंगल कॉलम, तो उसको हम बोलते हैं वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगली डेफिनेशन देखिएगा, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो एक डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इसको अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जो आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उससे ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चलें इसको पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो पहली कंडीशन आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जिन एलिमेंट्स का नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होता है, रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, उसे हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। जैसे इस एलिमेंट का रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर भी 1 है, ये पहली रो में है, पहले कॉलम में है। ये एलिमेंट हमारा दूसरी रो में है, दूसरे कॉलम में है एलिमेंट बी, और ये एलिमेंट सी तीसरी रो और तीसरे कॉलम में है। तो ए बी सी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इनमें हमारे पास अगर इसका हम सबस्क्रिप्ट देखें तो ये A11 होगा, ये A22 होगा और ये A33 होगा। यानी यहाँ पे I और J आपस में इक्वल हो जाएंगे। जिन एलिमेंट्स में I और J इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो ये हमारा मेन डायगोनल है बेसिकली। अब कहा क्या जा रहा है कि ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। यानी मेन डायगोनल के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होंगे, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की, कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होना ज़रूरी हैं। लेकिन इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो ही होने चाहिए। वो 0 भी हो सकते हैं, नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं। Note that this does not say that aij equal to 0 not equal to 0 whenever I equal to j। यानी I equal to j कब होता है, जब वो डायगोनल का एलिमेंट होता है। तो डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। मैट्रिक की बुक में आपने ये पढ़ा हुआ है कि डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं उनमें से कम एक नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उस बुक में थोड़ी सी डेफिनेशन में मिस्टेक है, इसलिए हम उसको क्लैरिफाई कर दें कि ये डेफिनेशन और उस डेफिनेशन में डिफरेंस है। अगर सपोज़ ये सारे के सारे भी 0 हो जाएं तब भी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर लीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम जिस डेफिनेशन को देख रहे हैं वो है स्केलर मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज़ n का मतलब है इसमें n रोज़ हैं और n ही कॉलम्स हैं, in which each element of the main diagonal is one and the same non-zero number। 1 का मतलब नंबर 1 ये नहीं है। 1 का मतलब है सेम नॉन ज़ीरो नंबर। जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। K belongs to field and all other elements are 0 is called a scalar matrix of order n। जैसा कि आपको ये मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इसमें मेन डायगोनल के ऊपर जो नंबर है वो सेम है सारे के सारे। अब वो सेम का मतलब वो 0 भी हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकते हैं, वो सारे के 2 भी हो सकते हैं, वो सारे 3 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन कुछ भी और हो सकता है। लेकिन डायगोनल के एलिमेंट हमें सारे के सारे सेम चाहिए, सेम नॉन ज़ीरो नंबर। सॉरी, 0 नहीं हो सकते, सारे के सारे नॉन ज़ीरो होंगे लेकिन सेम हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एंड सो एनीथिंग। और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 का मतलब इसमें 4 रोज़ हैं और इसमें 4 ही कॉलम्स हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसकी कंडीशन को ये फुलफ़िल कर रहा है कि ऑल हुज एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट दोज इन द मेन डायगोनल। आप गौर करें तो स्केलर मैट्रिक्स के में भी डायगोनल के अलावा बाकी सारे के सारे 0 में, तो डायगोनल में जो मर्जी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स।
अगली डेफिनेशन है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। व्हेन ईच k इज इक्वल टू 1 द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फील्ड हमने पढ़ा हुआ है, वो 1 होता है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आपका ये जो k है स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो k है, अगर हम उसको फिक्स कर दें कि वो 1 होगा तो फिर हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑर्डर n, और इसको डिनोट करते हैं हम in से। n जो भी उसका ऑर्डर होगा हम यहाँ पे n की जगह पे वो रिप्लेस कर देते हैं। जैसे i3 है, 3×3 का मैट्रिक्स है ये, और इसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हमने फिक्स कर दिया हुआ कि k1 है। सिमिलरली i4 4×4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 हैं। मूव करते हैं आगे। अगली डेफिनेशन हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कह सकते हैं? उसमें पहली कंडीशन है 2m/n मैट्रिसेस, यानी उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन। A and B are equal if and only if Aij equal to Bij for each I and for each j। इस बात का क्या मतलब है कि A11 और B11 सेम होंगे, यानी इन दोनों की जो पहली एंट्री है वो सेम होगी। A12 और B12 सेम होंगे, A13 B13 सेम होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ अगर दोनों मैट्रिसेस की इक्वल हो जाएं, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? उनका ऑर्डर सेम हो। दूसरी कंडीशन है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, फर्स्ट एंट्री के इक्वल, सेकंड के इक्वल, एंड सो ऑन। तो फिर हम कहते हैं कि ए और बी इक्वल हैं और हम इसको लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। अगली डेफिनेशन हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स। उसमें जितनी भी एंट्रीज है उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उसकी सारी की सारी एंट्रीज़ को ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो जब भी उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है। और उसको हम आम ज़ीरो से डिनोट नहीं करते, हम इस ज़ीरो को थोड़ा सा बोल्ड लिखते हैं क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी एन m/n मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड। द ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। ए के सुपरस्क्रिप्ट में हम स्मॉल t लिखते हैं, ये a पावर t नहीं है, ए ट्रांसपोज ऑफ ए है। इज़ एन n×m मैट्रिक्स। n/m पहला उसका ऑर्डर था m/n, m रोज थी, n कॉलम्स थे। अब उसका ऑर्डर क्या हो चुका है? n रोज़ हैं और m कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो चुके हैं। ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए, यानी जो भी ए की रोज़ हैं उनको हमने क्या कर देना है? कॉलम्स में लिख देना है। या आप इस तरह कह लें कि कॉलम्स को रोज़ में लिख देने से जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो ट्रांसपोज ऑफ ए होगा। दस ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी आई जे, वेयर बी आई जे इज़ इक्वल टू ए जे आई। कि एलिमेंट्स का जो सबस्क्रिप्ट है, जो उनका रो और कॉलम नंबर है, वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। सपोज हमारे पास पहले एलिमेंट जो था वो पहली रो दूसरे कॉलम में था, वो बाद में दूसरी रो पहले कॉलम में चला जाएगा। एलिमेंट वही रहेगा लेकिन उसका ऑर्डर नंबर और कॉलम नंबर, रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए। Thus the first row of A transpose is the first column of A, second row of A transpose is the second column of A and so on। कि हमने क्या करना है? A की रोज़ को कॉलम्स में लिख देना है तो वो A का ट्रांसपोज हो जाएगा, या आप A के कॉलम्स को रोज़ में लिख देंगे तो वो A का ट्रांसपोज मिल जाएगा आपको। अगली डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A for which A raised to power k+1 is equal to A। ए पावर k+1 का क्या मतलब है? आप a को a से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने टाइम्स? k+1 टाइम्स। अगर मल्टीप्लाई करने से फिर दोबारा वापस a बन जाए और k भी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जिनको आप नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होते हैं, इज़ कॉल्ड अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। सपोज़ आप ए को ए से मल्टीप्लाई किया 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, चौथे पे जाके वो वापस ए बन जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ए एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। और उसका पीरियड कैसे पता चलेगा वो आप गौर से देख लें।
If k is the least positive integer for which a raised to power k plus 1 equal to a, then a is said to be of period k. वो छोटे से छोटा नंबर जिसके ऊपर a k plus 1 इक्वल a आ जाए तो हम कहेंगे a का पीरियड वो होगा। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि अगर चौथे नंबर पे a को a से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ टाइम पे जाके वो a के इक्वल आ जाए तो k की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इसकी पावर में क्या आ रहा है k प्लस 1, तो उसमें से एक कम करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास अगर सपोज ये a 4 इक्वल टू a आता है तो a का ऑर्डर क्या बनेगा, 3 बनेगा। इफ़ k इज़ इक्वल टू 1 सो दैट a स्क्वायर इज़ इक्वल टू a, यानी a को a से मल्टीप्लाई करें वो a आ जाए तो a इज़ कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर अगर वापस उसी के इक्वल आ जाए तो उसे हम बोलते हैं वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। और इसी तरह अगर a का स्क्वायर इक्वल a के आ जाए, a को a से मल्टीप्लाई किया a आ गया तो a को क्या बोलते हैं हम, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगली डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स a फॉर विच a रेज़ टू पावर p इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये ज़ीरो नहीं है, नंबर ज़ीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। p बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ कॉल्ड निलपोटेंट। निलपोटेंट बेसिकली नल से निकला हुआ है कि ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये a पावर p इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो फिर a को हम बोलते हैं वो निलपोटेंट है। इफ़ p इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a पावर p इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स दैन a इज सेड टू बी निलपोटेंट ऑफ निलपोटेंसी इंडेक्स p। आप a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं। अब पहली बात तो बात यह है कि a को a से मल्टीप्लाई करने के लिए a का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अगर a स्क्वायर नहीं है तो फिर a को a से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो फिर हम कहेंगे कि ये निलपोटेंट हो सकता है। उसके बाद a को a से मल्टीप्लाई करें, करते जाएं। अगर कोई स्टेज ऐसी आ जाए कि वो नल मैट्रिक्स बन जाए, उसके सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि a एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और वो जिस पावर पे जाके नल बनेगा उस पावर को हम बोलते हैं निलपोटेंसी इंडेक्स। सपोज a को a से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, a यानी a रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू नल, तो फिर निलपोटेंसी इंडेक्स क्या होगा, 3। अगली डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू i का क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने n को इसलिए मेंशन नहीं किया कि जो भी a का ऑर्डर होगा वही i का ऑर्डर होगा। इज कॉल्ड एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मतलब इनवर्स। a को a से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। आपने पढ़ा हुआ कि इनवर्स की डेफिनेशन भी यही होती है, a अपने आप का खुद ही इनवर्स है। अगर a का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसको बोलते हैं वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। अगली डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स a फॉर विच a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक में भी, फर्स्ट ईयर में भी, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से वो वापस a ही आ जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम कहते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आएगी साथ ही स्क्यू सिमेट्रिक की भी लाजमी आ जाएगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स a फॉर विच a ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव a इज़ कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a का ट्रांसपोज आपने लिया, वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो फिर हम उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में नॉट बी सिमेट्रिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको गौर से दोबारा से पढ़ लें कि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिमेट्रिक होना ज़रूरी नहीं, प्रोडक्ट का सिमेट्रिक होना ज़रूरी नहीं। दैट इज़ अगर a ट्रांसपोज इक्वल टू a है, b ट्रांसपोज इक्वल टू b, दैन ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, कि जब भी आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो जो इनका ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। a पहले था, b बाद में था, b पहले आ गया, a बाद में आ गया। ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या आए हैं कि बी ट्रांसपोज इक्वल है बी के, तो बी ट्रांसपोज की जगह बी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, तो आप ए ट्रांसपोज की जगह पे ए पुट कर सकते हैं। तो ए बी होल ट्रांसपोज का आंसर क्या आ रहा है, बी ए, जो कि ए बी के इक्वल नहीं है इन जनरल मैट्रिसेस में। आपको पता है ए बी और बी ए कम्यूट नहीं, ए और बी कम्यूट नहीं करते इन जनरल। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी के नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सिमेट्रिक नहीं है। ए बी होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल नहीं आया, तो मतलब ए बी जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, हालांकि ए और बी दोनों सिमेट्रिक थे। अगली डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए, इस बार का मतलब है कॉन्जुगेट। ए हमारे पास को मैट्रिक्स है जिसके अंदर कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं अगर,
तो ए कॉन्जुगेट का मतलब है कि इसकी जितनी भी कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं उनको उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देना है। कॉन्जुगेट आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ये कॉन्जुगेट है। तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर वापस ए के इक्वल आ जाए, आपने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसके अंदर कम्प्लेक्स एंट्रीज थी, उसका आपने कॉन्जुगेट लिया और फिर ट्रांसपोज लिया, वो वापस ए बन जाए, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसके हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे हर्मिट, उनके नाम पे हर्मिशियन मैट्रिक्स रखा गया। सिमिलरली हर्मिशियन के साथ ही इसकी डेफिनेशन आएगी सिक्यू हर्मिशियन की। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए एच। अगर आप ए के सुपरस्क्रिप्ट में एच लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना है। दस ए इज़ हर्मिशियन इफ़ ए एच इज इक्वल टू ए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर सी फॉर विच ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए इज कॉल्ड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस तरह से क्यू सिमेट्रिक आपने पढ़ा था कि ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए, इसी तरह हर्मिशियन में ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव है तो फिर उसको हम बोलते हैं वो एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 3.1। 3.1 के पहले 15 क्वेश्चन हमारे कोर्स में शामिल हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, आपने क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देते हैं कि 2 में -1 ऐड हो जाएगा, -3 में 3 ऐड हो जाएगा, -5 में 5 ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आपको आता है, आप लोग कर लेंगे इजीली। सेकंड पार्ट में आपने ए डिफरेंस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी, उसमें भी आप इसी तरह करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को डिफरेंस करते हैं। अब माइनस में उसने किया क्या है कि उस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्लस लिख लिया हुआ है। बात एक ही है, अगर आप ये काम करने के बजाय डायरेक्ट 2 - -1 लिख देंगे तो वो 2 + 1 हो जाएगा। इस तरह -3 -3 -5 -5 एंड सो ऑन। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करने से आपको a माइनस बी मिल जाएगा। उसका थर्ड पार्ट है 2a + 3b फाइंड करना है। 2a का मतलब है a के सारी एंट्रीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और b की सारी एंट्रीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर लेना है। तो ये आपके सामने सारा का सारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। इसको आप खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा। सिमिलरली 3a - 5b फाइंड करना है। a की एंट्रीज़ को 3 से, b की एंट्रीज़ को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3a में से माइनस कर देना है 5b को। ए बी फाइंड करना है। ए बी का मतलब क्या है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का आपको पता है हम मैट्रिसेस की प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आप पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम से और उन सबको ऐड कर लेते हैं आपस में। पहले एलिमेंट से 2 × -1, उसके बाद प्लस आता है लेकिन वो प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हुआ है। -3 × 1 और -5 × -1। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आपने पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आपने पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। और ये तब तक करेंगे जब तक इसके सारे कॉलम्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। पहली रो ने सबसे मल्टीप्लाई हो लिया, उसके बाद सेकंड रो लेंगे आप, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको बॉड मास रूल पता है कि पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये मल्टीप्लाई पहले होंगे, उसके बाद ऐड होंगे। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ऐड होंगे। तो मल्टीप्लाई और ऐड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने बी ए फाइंड करना है। पिछले वाले में आपने ए बी फाइंड किया था, ए हमने पहले पे रखा हुआ था और बी बाद में रखा था। अब बी ए फाइंड करना है तो तरतीब के मुताबिक बी पहले लिखेंगे आप, ए बाद में लिखेंगे और बी की रोज़ होंगी और ए के कॉलम्स होंगे। पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को तीसरे कॉलम से। ये आपके पास आंसर एंड सो ऑन। सारा का सारा आप लोग इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा है। इसको अगर आप पढ़ के छोड़ देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। खुद से बैठ के इसको मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि आप कितने एक्यूरेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इवेल्यूएट का मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब
मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या चेक करना होता है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरा मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज। पिछले वाली एग्जांपल में हमारे पास दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस थे, तो स्क्वायर मैट्रिसेस क्योंकि सेम ऑर्डर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, इसमें 3 कॉलम्स हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 1 2 3, इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, दोनों इक्वल हैं, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज बोथ ऑफ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली पहली रो लेंगे आप, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली दूसरी रो को पहले कॉलम से और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट जो आपने करना है वो कर लें, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली हमारी अगली क्वेश्चन नंबर 2 का ही अगला पार्ट है, उसमें आपने 3 मैट्रिसेस को 1 2 3 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर दोनों तरह से सेम आएगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने का क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हमने लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स को 2 बार लिख लिया, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट, मैट्रिक्स का क्यूब फाइंड करना है। क्यूब का क्या मतलब है, आपने इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको लिखा है इसका स्क्वायर इनटू दिस। अब स्क्वायर क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हुए हैं, तो वो हमने स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी। उसके बाद हमने उसको भी इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब आपने इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। इसी का क्यूब फाइंड करना है आपने, तो उसी तरह से क्यूब की जगह पहले हमने इसको लिखा स्क्वायर इनटू दिस, और स्क्वायर की जगह पे जो हमने पिछले पार्ट में फाइंड कर लिया था स्क्वायर, वो हमने पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज दिस एंड दिस इज जीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई साइन थीटा। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ये स्टूडेंट्स मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको एक दफ़ा क्लास में सब कुछ करवाया हुआ है, तो उसको हम सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हैं, इसलिए आप लोग ये बाद में कंप्लेंट मत कीजिएगा कि सर आपने स्पीड से सारा कुछ गुजार दिया। तो ये आप ऑलरेडी एक दफ़ा कर चुके हुए हैं, ये जस्ट उसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। रिवाइज़ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमने अगले टॉपिक्स का आपको पता हो कि आपने पीछे क्या पढ़ा था, आगे क्या पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमें हर टर्म में से कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉमन ले लिया हमने। फिर हमने इस सारे के सारे मैट्रिक्स, अब कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई, आपको याद होगा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। तो ये भी कॉस थीटा माइनस फाई है, ये भी। तो कॉस थीटा माइनस फाई को हम इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ी है कि अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो सारी एंट्रीज में से को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन लेना हो तो सारी एंट्रीज में से कॉमन लेना पड़ता है। अब ये सारा कुछ इक्वल हो जाएगा नल मैट्रिक्स के इफ़ एंड ओनली इफ़ कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारी एंट्रीज भी 0 हो जाएंगी और ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन जाएगा। कॉस थीटा माइनस फाई 0 कब होगा, जब ये थीटा माइनस फाई इस
नंबर के बराबर होगा। नंबर क्या है 2n+1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n इज़ एन इंटीजर। आपको पता है कि कॉज की वैल्यूज़ कहाँ पे ज़ीरो होती हैं, जब कॉज का एंगल जो है, कॉज का जो एंगल है वो किसके इक्वल हो 2n+1 इंटू पाई बाई 2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। गौर करें n पे आप जो भी नंबर पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो इवन हो जाएगा। n अगर 1 होगा तो 2 इंटू 1 2, n 2 होगा तो 2 इंटू 2 4, n 3 होगा तो 2 इंटू 3 6। इवन नंबर आ रहा है तो इवन में जब भी आप एक ऐड करते हैं तो वो हमेशा एक ऑड नंबर बनता है। तो ये एक ऑड मल्टीपल है किसका, पाई बाय 2 का। हमारे पास प्रूफ क्या हो गया कि ये सारा कुछ नल मैट्रिक्स होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ थीटा माइनस फाई, थीटा और फाई का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। प्रूफ हमने क्या करना था, इज ज़ीरो मैट्रिक्स व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि थीटा और फाई जो है उनका डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2।